हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम्योपैथिक चैनल। नमस्कार। आज मैं आपका अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जिस पे हमारे समाज में बहुत कम बात किया जाता है, फाइब्रोएडिनोमा, जो कि ब्रेस्ट में होने वाली गांठ को कहा जाता है। उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में हम बात करेंगे। स्तन का फाइब्रोएडिनोमा रेशेदार और ग्रंथिमय ऊतक से बनी छोटी छोटी ठोस रबड़ जैसी और गैर कैंसर युक्त हानि रहित गांठ होती है। चूंकि स्तन कैंसर एक गांठ के रूप में भी दिखाई दे सकता है, इसलिए डॉक्टर आमतौर पर कैंसर की संभावना को खत्म करने के लिए कुछ बायोप्सी जैसा टेस्ट करने का सुझाव भी देते हैं। स्तन कैंसर की विशिष्ट गांठों के विपरीत फाइब्रोएडिनोमा आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं और उनके किनारे साफ नज़र आते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मूवेबल होते हैं, छूने पर वो हिलते हैं और एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। ये फाइब्रोएडिनोमा का एक विस्तृत चित्र है या डायग्राम है, जिसमें हम वर्गीकरण और बाहर के साधनों के अनुसार उसके नर्व सप्लाई को फाइब्रोएडिनोमा होने पर ब्रेस्ट के अंदर का जो पिक्चर होता है वो इसमें दर्शाया गया है, जो बता रहा है कि ब्रेस्ट में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनमें किस तरह की नर्व सप्लाई होती है और ये चर्बी की गांठ उसमें कैसे बन जाती है। और ये चर्बी की गांठ ही जब बन के वो एक जगह से हिलने लगती है, मतलब चूहे की तरह, माउस गांठ की तरह, माउस फाइब्रोएडिनोसिस भी इसे कहा जाता है। फाइब्रोएडिनोमा के लक्षण क्या हैं? अब यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब आम स्तन की त्वचा पर अपना हाथ प्रेस करते हैं तो आपको फाइब्रोएडिनोमा या एक गांठ जैसा कुछ महसूस होता है। फाइब्रोएडिनोमा का सबसे सामान्य लक्षण है स्तन में अलग अलग जगहों पर गांठें। ये एक भी हो सकती हैं और कई भी हो सकती हैं। फाइब्रोएडिनोमा में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है और यह दबाने पर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। फाइब्रोएडिनोमा का आकार अलग अलग हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई लक्षण नज़र आते हैं तो वो देखना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये जानेंगे कि किन कारणों से फाइब्रोएडिनोमा होता है। फाइब्रोएडिनोमा होने का कोई सटीक कारण आज भी हम साइंस ने पता नहीं लगा पाया है, बट रिसर्च के अनुसार इसका मुख्य कारण हार्मोन्स की इनबैलेंस की वजह से या हार्मोन का कम ज़्यादा होना फाइब्रोएडिनोमा को बनाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार फाइब्रोएडिनोमा रिप्रोडक्टिव हार्मोन की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बड़े हो सकते हैं या फिर हार्मोन थेरेपी की वजह से भी हो सकता है। मेनोपॉज के बाद यानी माहवारी समाप्त होने के बाद भी फाइब्रोएडिनोमा का आकार छोटा हो सकता है। किन किन कारणों से बढ़ सकता है फाइब्रोएडिनोमा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे कारण हैं जैसे एस्ट्रोजन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी, जो हम स्किन की सुंदरता के लिए करते हैं, जो एलोपैथिक पद्धति में ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान, और तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी हमें कई गांठों का कई युवतियों में सामना उनको करना पड़ सकता है। और चौथा जो सबसे मुख्य कारण है, जो आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना, क्योंकि वो हार्मोन युक्त पिल्स होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेस्ट में गांठों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फाइब्रोएडिनोमा की जांच के लिए डॉक्टर सबसे पहले स्तनों की जांच करते हैं, जिसे फुल्ली डिटेल एग्जामिनेशन कहा जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड के लिए भी बताया जाता है। स्तन में गांठ होने पर सुई की मदद से अगर कैंसरस है तो बायोप्सी भी की जा सकती है। बायोप्सी में सिरिंज की मदद से गांठ के एक टुकड़े की जांच की जाती है। फाइब्रोएडिनोमा है या कैंसर है, इसकी जानकारी हमें इस टेस्ट से मिल जाती है, जिससे बीमारी कितनी गंभीर है या आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अलावा फाइब्रोएडिनोमा के बारे में जानने के लिए हम ब्रेस्ट एमआरआई भी कर सकते हैं। ब्रेस्ट एमआरआई द्वारा डॉक्टर गांठ के आकार और गांठ कितना फैल चुका है, इन चीज़ों को माप कर आपको निर्धारित करते हैं कि ब्रेस्ट एमआरआई किस तरह आयनीकृत रेडिएशंस का प्रयोग होता है, इसलिए ये इतना सेफ नहीं है। इसमें महिलाओं के स्तन के टिश्यू का परीक्षण करते हैं जिनमें कैंसर का खतरा अधिक है और उनमें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये एक हाई एंड एडवांस जांच है जिसकी ज़रूरत
कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर फाइब्रोएडिनोमा के केस में हमें बहुत उपयोगी होता है। क्लिनिकल स्तन परीक्षण, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। डॉक्टर या अन्य किसी हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा ब्रेस्ट की जांच की जाती है। इस परीक्षण में डॉक्टर स्तनों और बाहों के नीचे गांठ या किसी और डिसऑर्डर की जांच करते हैं जो उन्हें असामान्य सा लगता है। इसमें मरीज़ को लिटाकर बिठाकर स्तनों में बाहों के नीचे हर जगह अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाता है। किसी प्रोफेशनल व्यक्ति जो हर क्वाड्रेंट, ब्रेस्ट के हर क्वाड्रेंट की जांच करता है और हमें बता सकता है कि गांठ किस क्वाड्रेंट में है और इसे इलाज करने में एक सफलता मुख्यतः मिलती है। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हाई एनर्जी वेव्स इंटरनल टिश्यू को बाउंस करती है, जिससे उनके अंदर एक इको पैदा होती है। यह गूंज शरीर के टिश्यू की एक तस्वीर बनाती है जिसे सोनोग्राफ कहते हैं। बाद में इस चित्र का विश्लेषण किया जाता है और एक पिक्चर सोनोग्राफी बनाई जाती है जिसे ब्रेस्ट सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी हद तक उपयोगी टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि फाइब्रोएडिनोमा का क्या विस्तार है और किस क्वाड्रेंट में है, जिससे इलाज में हमें काफ़ी उपयोगी सिद्धांतों का पता चलता है। अब इसका आखिरी टेस्ट है बायोप्सी। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं को कैंसर के लक्षण की जांच के लिए हटाते हैं ताकि उन्हें एक रोग विज्ञानी द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। यदि स्तन में एक गांठ पाई जाती है तो बायोप्सी की जा सकती है। स्तन कैंसर की जांच के लिए 4 प्रकार की बायोप्सी होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का कैंसर है। और ये बायोप्सी उसके लिए बहुत ही ये जटिल टेस्ट है। इसमें दर्द और काफ़ी एनेस्थीसिया का भी उपयोग कभी कभी किया जाता है, लेकिन यह कैंसर की गांठ है तो उसे पता करने के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। फाइब्रोएडिनोमा का इलाज कैसे किया जाता है? जांच से यह समझा जा सकता है कि क्या गांठ फाइब्रोएडिनोमा है या फिर कैंसर है। दरअसल फाइब्रोएडिनोमा होने पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। कभी कभी तो कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। फाइब्रोएडिनोमा की वजह से स्तन में होने वाले बदलाव से आप परेशान हैं तो आप सर्जरी कर सकते हैं, बट मैं अपने पेशेंट्स को सर्जरी का कोई भी एडवाइस नहीं देती हूँ क्योंकि सर्जरी इसका एक मुख्य हल नहीं है। बिकॉज़ कई बार सर्जरी होने पर भी ये गांठें फिर से दोबारा आ सकती हैं। फाइब्रोएडिनोमा होने पर डॉक्टर से संपर्क में रहें। यह भी ध्यान रखें कि स्तन में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। अगर आपको फाइब्रोएडिनोमा से ज़्यादा परेशानी है तो आप सर्जरी से इसे हटवा भी सकती हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देती हूँ क्योंकि होम्योपैथी से इसका बहुत ही आसानी से और कुछ 3 महीने के एक फुल कोर्स के द्वारा पूरा इलाज किया जा सकता है और यह पूरी तरह से गायब हो जाता है अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बहुत आसानी से एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके अच्छी मेडिकेशन से इसे पूरी तरह से होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसे बदलाव हैं जिन्हें करने से हमें इस फाइब्रोएडिनोमा के उपचार में बहुत मदद मिलती है। कुछ ऐसे घरेलू उपचार और जीवन शैली के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें बदल लाने से हमें इसके इलाज में और इसको कम करने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं क्योंकि मुख्यतः यह चर्बी की गांठ होती है और चर्बी हम मुख्यतः महिलाओं में ब्रेस्ट या पेट की जगह पे, निचले पेट की जगह पर ही जमा होती है, इसीलिए ये गांठों को बढ़ने में सहायता करती है। इसलिए 2 उपाय हैं, नियमित रूप से स्तन की जांच और एक्सरसाइज करें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें, यानी इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे दूध हल्दी का उपयोग करें, उचित बैलेंस डाइट का उपयोग करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेहतर इलाज के लिए अपने चिकित्सक मेरी सलाह के अनुसार किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें। वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयों से और कुछ उचित डाइट प्लान देके आपको इसके उपचार में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये मेरा आपको परामर्श है।
अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम जानते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है कैलकेरिया फ्लोर। यह स्तन की फाइब्रोएडिनोमा की कड़ी मेहनत के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवा है। कैलकेरिया फ्लोर स्तन के फाइब्रोएडिनोमा के इलाज के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा मानी जाती है। यह नोड जहाँ पत्थर की तरह सख्त होते हैं या कठोर होते हैं, उसमें ये बहुत काम आती है। इन कठोर गांठों को घोलने के लिए कैलकेरिया फ्लोर की बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। आश्चर्यजनक परिणाम स्तन में स्टोनी हार्डनेस के साथ महिलाओं में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करते हैं। यह स्तन फाइब्रोएडिनोमा छोटे हो जाते हैं और कठोर गांठ को ठीक करते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है कोनियम। यह स्तन ग्रंथियों में दर्दनाक ट्यूमर के इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवा है। ये इलाज के लिए उत्कृष्ट परिणाम के साथ कोनियम का उपयोग किया जा सकता है। कोनियम को उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मासिक धर्म या पीरियड्स के पहले और दौरान स्तन में दर्द होता है। छूने पे दर्द आमतौर पर बदतर हो जाता है। होम्योपैथिक दवा कोनियम मासिक धर्म नीज के चारों ओर स्तन दर्द के सक्रिय रूप से और स्तन नोड्स के कम होने के इलाज में बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका उपयोग हम ज़्यादातर अक्सर करते हैं। तीसरी मेडिसिन है फाइटोलका। स्तन के संवेदनशील और दर्दनाक फाइब्रोएडिनोमा के लिए ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फाइटोलका एक प्राकृतिक होम्योपैथिक दवा है जो स्तन की फाइब्रोएडिनोमा के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है जब स्तन की सूजन इसके साथ जुड़ी हो, स्तन बेहद संवेदनशील या सेंसिटिव हो गया हो, कठोर भी लगे छूने से और दर्द भी काफ़ी हो। कांख में ग्रंथियों भी बढ़ सकती हैं, जिसे एक्जिला भी कहते हैं। ऐसे मामलों में होम्योपैथिक दवा फाइटोलका शुरू में स्तन के सूजन और दर्द को कम करने में काफ़ी मदद करती है। इसके बाद कठोरता का पूरी तरह से गायब हो जाती है। चौथी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। निशान और फोड़े के कारण स्तन के फाइब्रोएडिनोमा के लिए ये बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस एक होम्योपैथिक दवा है जो स्तन में फाइब्रोएडिनोमा के इलाज में काफ़ी मदद करती है। स्तन में कुछ पुराने निशान से उत्पन्न होने वाले स्तन में ट्यूमर के इलाज के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। स्तन में फोड़े के उपचार के बाद पुराने निशान या स्कार या मार्क रह जाते हैं। इन ट्यूमर के विघटन में ग्रेफाइट बहुत ही कुशलता के साथ काम करती है। इस होम्योपैथी उपचार के साथ ट्यूमर, साथ ही निशान भी, स्कार, मार्क बहुत ही सक्षमता से गायब हो जाते हैं और इलाज सफलता से हो जाता है। चौथी मेडिसिन है स्क्रोफोलिया नोडोसा। यह एक रेयर मेडिसिन है जो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा है जिसका उपयोग स्तनों में गांठ, नोड्स या इंसुलेशन को भंग करने के लिए किया जा सकता है। यह दवा मुख्य रूप से मिलावट के रूप में उपयोग की जाती है, जिसे मदर टिंचर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे अर्क भी कहते हैं। स्तनधारी ट्यूमर से छुटकारा पाने के लिए स्क्रोफोलिया नोडोसा एक बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक दवा है। यह होम्योपैथिक दवा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल सुरक्षित है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक दवा अपने होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के बिना न ले। पांचवी दवा है पल्सेटिला। स्तन में मासिक धर्म की अनियमितता के लिए होम्योपैथिक दवा ये बहुत ही उपयोगी है। पल्सेटिला एक ऐसी दवा है जिसे तब लिया जा सकता है जब स्तन में गांठ, मासिक धर्म की अनियमितता या इरेगुलरिटी जो पीरियड्स की होती है उसमें दिया जाता है। मुख्य मासिक धर्म अनियमितता पर ध्यान दिया जाता है। एक लंबी अवधि या डरावना मेंसेस के लिए मेंसेस दवा दिया जाता है। पल्सेटिला स्तन के गांठ या गांठ से पीड़ित युवावस्था में लड़कियों के लिए बहुत ही मददगार मेडिसिन है। इसे जनरली हम 15 से 20 या 25 साल की युवतियों को दिया जा सकता है।